NRO 2 देने में कामयाब हो गए, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा डाकू ईवानों में बैठेगा और उसको मुल्क का इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा। कानून की हुक्मरानी आप समझते हैं, और अगर कानून की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ाई गई कि ताकतवर पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से वापस NRO लेके आ जाए, फिर मुल्क लूटे, फिर बाहर चला जाए, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे इम्तियाज़ गुल साहब, हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब और ज़ैगब खान साहब, और साथ ही साथ हमें साथ हासिल रहेगा इस्माइल कासिम साहब का। तो नाज़रीन, बड़े बड़े केसेस ख़त्म होने के बाद निज़ाम एहतसाब की शफाफियत पर कई सवालात उठ रहे हैं। नैब कवानीन में हालिया तब्दीली के बाद मुताबिक केसेस बंद होने का भी इम्कान है, जबकि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े केसेस में मतलूबा शवाहिद ना होने पर मुतादिद इदारे भी पीछे हटने लगे हैं। गुज़श्ता दिनों एवन फील्ड रेफरेंस में सबूत ना मिलने पर मरीम नवाज को बरी कर दिया गया और 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज फैमिली को भी बड़ा रिलीफ मिल चुका है। और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि 2 हफ्तों में नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और केसेस ख़त्म होने को नून लीग सच और हक की फतह करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए PTI की तो वो इसे NRO 2 करार दे रहे हैं, जो कि वो हमेशा कहते आए हैं कि NRO मांग रहे हैं नून लीग वाले, और कहा जाता है कि हुकूमती इत्तेहाद NRO 2 मांग रहा है। उनकी जानिब से हमेशा ये दावे किए जाते हैं कि अपने केसेस ख़त्म करने के लिए ये लोग हुकूमत में आए हैं और अपने केसेस ख़त्म कराना चाहते हैं। इमरान खान इसके खिलाफ भरपूर कैंपेन भी चला रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि बड़े चोरों और डाकू के केसेस खत्म हो रहे हैं तो आम मुजरिम और मुलजिम को भी NRO दिया जाए। इसी मुनासबत से हमारे प्रोग्राम का आज पहला और बड़ा सवाल ये है कि करप्शन के बड़े बड़े केसेस तो खत्म, ये हकीकी एहतसाब है या फिर NRO 2 है? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि बड़े बड़े केसेस ख़त्म हो रहे हैं बड़े बड़े सियासतदानों के, तो क्या कहेंगे आप, एहतसाब का अमल या फिर वाकई NRO 2? देखिए, बात यह है कि आपके मुल्क में जब से ये एहतसाब, खा वो सैफुर रहमान साहब का एहतसाब ब्यूरो हो या उसके बाद वाले हों, ये एहतसाब के नाम पर एक फिल्म, एक ड्रामा चल रहा है और जो आता है वो बरी हो जाता है, जो चला जाता है उस पर केस बन जाते हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि खुदा का वास्ता है, सारे मिलकर बैठो, कोई एक निज़ाम बनाओ जो जेन्युइन हो। एहतसाब के नाम के ऊपर आप जो है लोगों को 3-3 साल ख्वार करते हैं, आखिर में पता चलता है कोई एविडेंस ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं। तो ये क्या है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर हकीकत हाल में कभी कोई एहतसाबी निज़ाम आया ही नहीं है। ये सियासी इंतकाम के लिए एक निज़ाम वज़ा किया जाता है, वो हर दौर में होता है और वो जो ही वो दौर ख़त्म होता है और वो जो केस बने होते हैं, वो जो मामलात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब से गुजारिश तो इतनी है ना, अब वो कहते हैं मैं बड़ा बेइख्तियार था, तो भाई आप बैठे क्यों रहे इक़्तिदार में अगर बेइख्तियार थे? इसका मतलब है कि आपकी कोई जो नारा था आपका एहतसाब का या इंसाफ का, उसके ऊपर आप आए थे तो आप उसे भूल गए। आपको कुर्सी अजीज थी, अगर आपको कुर्सी अजीज नहीं थी तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी मैं जा रहा हूँ, मैं बेइख्तियार हूँ। जबकि हकीकत हाल में ऐसा नहीं है, वो बेइख्तियार भी नहीं थे और मेरा ख्याल है जितने वो बाइख्तियार थे कोई वज़ीर आज़म उतना बाइख्तियार इस मुल्क में मुमकिन है कम हो, लेकिन वो नहीं कर सके। उनकी टीम की नालायकी है, उनको माननी चाहिए। खुद उन्होंने शहजाद अकबर को आखिरी दिनों में इसीलिए उसने इस्तीफा दिया ना कि वो नहीं कर सका, ये नहीं किसी तरफ बात लगी। तो जब तक आप बैठ के, आपकी बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत है, उसमें एक एहतसाब का निज़ाम भी है, उसमें आपके इंतखाबात का निज़ाम भी है, उसमें निज़ाम अदल है आपका, जहाँ पर ताकतवर जो है वो कोई भी हो वो रिहा हो जाता है, तो उसके लिए छुट्टी वाले दिन अदालतें भी लग जाती हैं। और जो ये गरीब पड़े हुए हैं जेलों के अंदर, उनके लिए भी कभी छुट्टी वाले दिन अदालत लगी है?
उनके तो होता ये है, वकला ने हड़ताल कर दी, जज साहब के प्रेस नहीं आए, चले 6 महीने बाद अब केस लगेगा। ये हाल है उनका। कितने कैदी ऐसे हैं कि मुमकिन है एक पेशी चाहिए हो उनकी रिहाई के लिए या जो भी उनका अमल है, लेकिन नहीं होता। तो ये एहतसाब तो कभी इस मुल्क में ना हुआ है। अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम बने कि एहतसाब हो। और जहाँ तक बात है शरीफ फैमिली के केसों की, जरदारी साहब ये कब से चल रहे हैं, कितने अरसे से चल रहे हैं, और बनाए किसने थे? जिन्होंने बनाए वो आपस में बैठ गए। और आप अगर 3.5 साल में इन केसों से कुछ नहीं निकाल सके तो फिर आप मान लें कि आप नालायक थे, आपकी टीम नालायक थी, नाअहल थी, वो नहीं करवा सकी है। खुदा का वास्ता इस महाजराई के सिलसिले को खत्म करें। आपके साथ हो तो वो बेहतरीन हो जाता है, आपको छोड़ के चला जाए वो बदतरीन हो जाता है। ये रवश हम सब की है, किसी एक की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। और एहतसाब का सिलसिला भी देख लें आप। बेनजीर भुट्टो साहब आई तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का किया, वो आए तो उन्होंने जरदारी साहब को पकड़ा। निकला क्या है? कौम का पैसा जाया करने के अलावा अरबों खरबों रुपए कौम के लग गए कि जी ये केस जो है इनको जनाब हम तलाश कर रहे हैं, शवाहिद लेने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। और उसके बाद पता चला कि जिनसे लेने जा रहे थे उन्हें देने पड़ गए हैं। तो ये एक मजाक है, एक अजीब सा कौम के साथ। और कौम भी अब इससे थक गई है कि ये क्या आप करते हैं कि और फिर वो आपके साथ शामिल हो जाएं तो बहुत बेहतरीन है आप। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक मायूसी वैसे हालात में है। और उस मायूसी को ताहिर अशरफी साहब सही कह रहे हैं, आपके एक हालात में मायूसी तो दिखाई दे रही है, लेकिन गहमा गहमी भी अपनी जगह है। मैं जानना चाहूंगी इम्तियाज गुल साहब, आपके हवाले से क्या व्यूज हैं कि सियासतदानों के बड़े बड़े केसेस तो खत्म हो रहे हैं, इसके बाद मुल्क में एहतसाब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, जिस मुल्क में मुनाफकत कूट कूट के भरी हो, वहाँ के बड़े मुख्तदर हलकों में, सियासी हलकों में, जहाँ पे झूठ को गुनाह या गलत नहीं समझा जाता हो, उस मुल्क में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक ऐसी ढोंग है। इसलिए कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे बने थे, चाहे वो जरदारी साहब थे, चाहे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके खिलाफ मुकदमात इमरान खान ने नहीं बनाए। जरदारी के खिलाफ मुकदमात नून लीग ने नहीं बनाए, कुछ बनाए होंगे, और ना ही नून लीग के खिलाफ मुकदमात पीपल्स पार्टी ने बनाए। जिन्होंने बनाए थे ये उनको सलूट करना चाहिए, इसलिए कि जैसे शरीफी साहब ने भी कहा कि कौम का वक्त, कौम का पैसा बर्बाद करके, लोगों को जलील करके, उन्हीं लोगों को दोबारा फिर पाकिस्तान पे हुकूमत में आने का मौका फराहम किया गया है। तो इसी वजह से ये मामला कभी आगे नहीं जाएगा। इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी बड़े लोगों की, जो पैसे वाले हैं, जो सियासी असर नफूज वाले हैं, उनका एहतसाब कभी नहीं होना। अलबत्ता ये होता है कि जब वो हुकूमत में ना हो तो वक्ती तौर पे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पहले चेयरमैन जनरल अमजद ने 2-4 महीने के बाद ही उनको अंदाज़ा हो गया था कि जो मिशन उनके हवाले जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया है उससे निकलेगा कुछ नहीं। तो लिहाजा उन्होंने बराह रास्त उनको कह दिया था, जनरल परवेज मुशर्रफ, कि मुझे इस जिम्मेदारी से सुबकदोश कर दें, मैं इसको आगे नहीं पहुंचा सकता। तो और 9 या 10 महीने के बाद फिर उनको वहाँ से उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया, वो कोर कमांडर बन गए। उसके बाद जो आए थे खालिद मकबूल साहब, जनरल खालिद मकबूल, उन्होंने आते ही पहला बयान ये दिया था कि अब हम बिजनेसमैन दोस्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो चलाएंगे, पॉलिसी हमारी बिल्कुल बिजनेस फ्रेंडली होंगी। यानी पहला कंप्रोमाइज वहां पे हो गया था, और वो कंप्रोमाइज पे कंप्रोमाइज होता चला गया है। और जनरल अमजद ने यही उस वक्त कहा था कि ये सियासी हथियार के तौर पे मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसको बंद कर दें। इसलिए कि इस मुल्क में जो कानून है, इस मुल्क में जो अखलाकियात का मयार है, उसमें इस किस्म के इदारे की कामयाबी का कोई बहुत कम इम्कान है। इदारे की कामयाबी का बहुत कम इम्कान है, आपका तो ऐसा कहना है। अब हम रुख करेंगे ज़ैकम खान की जानिब, उनसे मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या कहेंगे। ज़ैकम साहब, हुक्मरान इत्तेहाद के केसेस ख़त्म हो रहे हैं और इमरान खान इस पर भरपूर मुहिम चलाते नजर आते हैं कि ये NRO 2 है। आप क्या समझते हैं, वाकई NRO 2 है या फिर ये केसेस मेरिट पर ख़त्म हो रहे हैं?
NRO 2 या NRO 1 की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा NRO है जो पाकिस्तान की तमाम अशराफिया को हासिल है, जिसमें PTI भी शामिल है और इमरान खान भी शामिल है। मैं अपने साथियों से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि जो एहतसाब है ये शुरू दिन से पॉलिटिकल मैनेजमेंट का एक टूल है, ये एक मजाक है, ये एक ढोंग है और आज की बात नहीं है। 1949 से जब नवाबजादा लियाकत अली ख़ान साहब ने परोडा बनाया था अपने मुखालिफों को रगड़ने के लिए, नवाबजादा साहब ख़ुद बहुत दयानतदार आदमी थे, लेकिन उनकी हुकूमत हमारी तारीख़ की एक करप्ट तरीन हुकूमत थी। फिर 1958 में अयूब खान आए तो उन्होंने एब्डो बनाया और उन्होंने खैर से पाकिस्तान की फाउंडिंग फादर्स की पूरी जनरेशन को करप्ट करार दे के बाहर निकाल दिया। ज़ियाउल हक साहब, फिर नवाज शरीफ साहब को बहुत शौक़ था इस टूल को यूज़ करने का और उन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया और एहतसाबुर रहमान कहा जाता था सैफुर रहमान को जो उसके हेड थे, और पीपल्स पार्टी को कुचलने की कोशिश की। जो कुछ मुशर्रफ के दौर में हुआ उसका जिक्र हो गया। उसके बाद सबसे ग्लोरियस पीरियड है इमरान खान साहब का, जिन्होंने अयूब खान वाले नैरेटिव को एक नई जिंदगी दी। वो जो फौजी जर्नैलों का नैरेटिव था एहतसाब का, और एहतसाब का शौक़ इमरान खान को इतना था कि जब वो हुकूमत में आए तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यानी दुनिया में जो सबसे बड़ी रैंकिंग होती है किसी मुल्क में करप्शन की, उस वक्त पाकिस्तान 180 में 117 नंबर पे था और जब वो गए तो पाकिस्तान 117 से 140 तक गिर चुका था। करप्शन मज़ीद फैल चुकी थी, लेकिन सियासी फ़ायदा उन्होंने खूब उठाने की कोशिश की, अपने मुखालिफों को खूब रगड़ा, अपनी पूरी अपोजिशन को रगड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उनके किसी साथी का नाम आता था या उनके किसी इत्तेहादी का नाम आता था तो वो छलांग लगाकर एक तरफ हो जाते थे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इनमें से कोई भी क्लीन है, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने नैरेटिव बनाया है उस तरीके से करप्शन नहीं होती। करप्शन मुख्तलिफ तरीके से होती है। आप शहबाज शरीफ का केस लीजिए, अरे भाई बेनामी अकाउंट तो थे ना, उसमें करोड़ों रुपए तो आ रहे थे ना, अब उसका हिसाब कौन लेगा? कम से कम FBR को तो हिसाब लेना चाहिए ना, देखना चाहिए कि आखिर टैक्स अदा नहीं हुए तो जो करोड़ों के टैक्स खा लेता है और जो रिवर्स रेमिटेंस का चक्कर बनाया कि पहले आपने कानून में रियायत दी कि बाहर से जो पैसा आएगा हम उसका हिसाब ही नहीं लेंगे, और लोगों ने क्या किया कि यहाँ से पैसे भेजो और फिर रेमिटेंसेस बना के उन पैसों को हलाल कर लो। क्या ये कोई छोटी बात है? और क्या इमरान खान साहब इस बात का हिसाब देंगे कि आरिफ नकवी से किस तरीके से वो गैर कानूनी फंडिंग अपनी पॉलिटिकल करवा रहे थे, और फिर पाकिस्तान के FIA के चीफ ये कहते हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए, और शायद पहुंचाया भी गया। क्या वो बताएंगे कि किस तरह एक प्रॉपर्टी डीलर से उन्होंने 50 अरब रुपए का फ़ायदा उनको दिया कौमी ख़जाने से, और फिर 4 अरब की उनसे ज़मीन ले ली? क्या मुझे ये बताइए, जरदारी साहब को किसी ने पकड़ा कि सैकड़ों अरब रुपए की ज़मीन किस तरीके से उन्होंने मुफ्ती एक प्रॉपर्टी डीलर को दे दी थी? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदे से तो पैसे लेने का एहतमाम कर दिया, लेकिन उसको क्या ज़मीन देने वाले से पूछा? कोई नहीं पूछेगा। ये इसी तरीके से खेल था, खेल है, खेल रहेगा। जिस मुल्क में सिर्फ 8% GDP का टैक्स में जमा होता हो, जिसमें लोग ताल्लुकात से पैसे बनाते हों, और इमरान खान साहब की एक और बात आप याद कर लीजिए कि इमरान खान साहब को शुगर मिलों ने इलेक्शन लड़वाया, और इमरान खान हुकूमत में आए तो पहले 2 साल में उनकी अपनी हुकूमत की कैलकुलेशन के मुताबिक उन शुगर मिलों ने 250 अरब रुपया नाजायज़ बनाया। एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया, एक से भी हिसाब नहीं लिया। ठीक, ज़ैगम खान साहब, मैं रुक करूंगी। इस्माइल कासिम साहब, आपकी जानिब में आपसे बात करूंगी कि एक तरफ तो इदारों को मजबूत करने की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि जो भी फैसले आएंगे मिनोन तस्लीम किए जाएंगे, और अगर दूसरी जानिब एहतसाब का अमल ऐसा होगा तो क्या एहतसाब को मुस्तकबिल मुस्तहकम है पाकिस्तान में? क्या एहतसाब का अमल वैसा समझा जाएगा जैसा होना चाहिए? बहुत शुक्रिया अमन। देखें, कौन सा एहतसाब? टू बिगिन विद, जिस इंसान के ऊपर फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी उस दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता।
दैट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट एंड द क्रक्स। पूरा समराइज़ करना होना मैंने अपने मुल्क को, तो मैं स्टेटमेंट पे कर सकता हूँ कि आई एम करंटली रन बाय अ प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उसको हल्फ उठवा दिया जाता है। तो सिचुएशन को आप देखेंगे, अगर एनालाइज करें ना, तो यू सी कि जितने भी हमारे यहाँ पे पावर सेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इनहेरेंटली वो लोग सेल्फिश हैं, मुनाफिक हैं, झूठे हैं और अंधे हैं। उन्हें लगता है कि हम बस वही माजी में जिए जा रहे हैं जहाँ पे जितनी भी हमारी ऑडियंसेस है, जितने भी हमारे ये 22, 24, 25 करोड़ आवाम जो है, ये बेचारे बेवकूफ़ हैं, ये डंगर हैं, मतलब इनको चराई जाओ, ठीक है, आगे खाना लगाओ और इनको बेचारों को इस हद तक स्टूपिड बना के रखो कि समझ ही कुछ ना आए। कौन सा एहतसाब? जब आप हुकूमत देखिए, मैं खान साहब की बात नहीं करूंगा, मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की नहीं बात करूंगा, क्योंकि अभी जो एक पॉइंट आया था ना कि नन ऑफ देम इज क्लीन, वो एब्सोल्युटली राइट है। वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जब हमारी टॉप के ऊपर, टॉप टियर इस हद तक करप्ट है, उन्हें लगता है कि कुछ है ही नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, डेमोक्रेसी की बेसिक शिकों में से एक जो पिलर है वो एहतसाब का है। देयर इज नो सच थिंग, कोई एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर पीछे क्या बचता है? वही चीज़ें नीचे आती हैं। आप एक ताजरों को ले लें, छोटे से छोटा एक दुकानदार को ले लें, वहाँ से फिर वो देखते हैं, ऊपर से देखते आ रहे हैं, कोई है ही नहीं। हमें यहाँ पे कोई लड़का जा रहे होते हैं, जाके उनके पास कोई चीज़ निकल आती है, स्मोक अप कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ मिल जाती है, उन्हें पता है कि हम करेंगे, हम 500 रुपया देंगे पुलिस वाले को और हम छूट जाएंगे। ये प्रॉब्लम होता है, पूरा सोसाइटी उजड़ के रह जाता है। इसका अंजाम क्या हो गया? मुस्तकबिल की आप बात करिए। देखिए, माजी 75-80 साल हो गए, हमारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, आपके पासपोर्ट इज़ यूजलेस, आप दुनिया में जा नहीं सकते, मुल्क से मिल नहीं सकते, किसी फॉरेनर को हम लोग आइडियलाइज करते हैं, गोरा कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर से निकला नहीं, कॉलोनियल माइंडसेट हम नहीं निकल पाए क्योंकि जंजीरें पैरों में दली हुई हैं। ओवरहॉल करने की जरूरत है। तो आपका माजी तो है ही नहीं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली, हर फैब्रिक में आप टूटे हुए हैं और देयर इज नथिंग, नो सच थिंग टू ब्रैग अबाउट, नो सच थिंग टू बी प्राउड ऑफ, बिकॉज आपकी औकात ही कोई नहीं। रियलिटी को तो एडमिट करें। मैं क्यों रियलिटी को एडमिट करता हूं? बिकॉज हमारी पिछली नस्लों ने टाइम गुजार दिया। मैं अपनी आने वाली नस्ल को ये मैसेज दे सकता हूं दैट देयर इज स्टिल रूम फॉर इंप्रूवमेंट, देयर इज स्टिल रूम कि हम चेंज कर लें, एहतसाब करें, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। इस्लाम की हम बात करते हैं, शरीयत ना नाफिज करें, एक बेसिक सी अहदीस को उठा लें कि बड़ों को आप सजा देंगे। जो इमरान खान साहब कोट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं यूज करना चाहता बिकॉज वो पोलिटिसाइज हो जाएगा मामला। नॉट मेकिंग इट पोलिटिकल एट ऑल। आम आदमी की बात करें, आम आदमी को रोटी मिल रही हो, खाना मिल रहा हो, वो सुकून की नींद सो रहा हो, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो, इतना ज़्यादा मायूस ना हो, तो मुझे मसला ना हो, फिर आप करी जाएं चोरी। आप कहते हैं करप्शन खाता है तो लगाता भी है, खाता है लगाता है, अगर आवाम आपकी पिस रही है तो फिर आपका खाने लगाने में कोई प्रॉब्लम तो है ना। इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, जो मैनेजमेंट की बात कर लें, आप कर लें मैनेज। मैं तो पहले भी बड़ी दफ़ा कहा, मुझे तो कोई मसला नहीं, अथॉरिटेरियन रिजीम बना ले, लेकिन लोगों को तो देखें ना। इवेंचुअली जो आम निचला सेक्टर है वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, ना सरों पर छत्ते हैं, ना विंटर्स आ रहे हैं, गैस है नहीं, खाने को कुछ है नहीं, रात को वो पिसते हैं, परेशान पागल हो गए हैं। अलिशबा और ज़ैनब 2 महीने पुरानी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बाप ने बच्चों के गले काटे, दोस्त को फोन किया कि मैंने गले काट दिए। कासिम साहब, हमारे मुल्क में इन तमाम तर मसाइल पर भी बात करने की जरूरत है, लेकिन एहतसाबी निज़ाम जिसके तहत इस वक्त एहतसाब किया जा रहा है, बड़े बड़े केसेस माफ हो रहे हैं, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय थी तो आपने जानी। यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें और अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन का 16 अक्टूबर को ही ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है। सवाल हमारा ये होगा कि ज़िमनी इलेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। इस बार ये नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर ऑपोजिशन में बैठेगी। इस बार इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी और सिंध की गवर्नमेंट भी आएगी। एक दफा ये जो डाकू राज है सिंध में, इसको जब हटाया जाएगा, जो ये सारा खानदान 30 साल से सारे पाकिस्तान को भी लूट रहा है, लेकिन खुसूसी तौर पे सिंध को लूट रहा है। जो इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, कोई इसको नहीं रोक सकता, कोई ताकत अब नहीं रोक सकती। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन हर हाल में 16 अक्टूबर को ही होगा और इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तमाम तर अपीलें और दरख्वास्तें इस हवाले से मुस्तरद कर दी हैं और गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था कि ज़िमनी इलेक्शन के दौरान दहशत गर्दी के ख़दशात हैं, मुहतात अंदाज में इनेकाद किया जाए। और इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इलेक्शन कमीशन के हुकाम की मुलाकात हुई, ताहम
इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के सख्त इकदाम करने की हिदायत करते हुए मुकर्ररा वक्त पर ही इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि मुकर्ररा वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, ताखीर नहीं हो सकती, ना ही मुलतवी किए जा सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन का दंगल 16 अक्टूबर को ही सजेगा और इसमें सिर्फ 2 रोज बाकी रह चुके हैं, जिसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन की वार्निंग के बावजूद आज कराची पहुंच चुके हैं और जलसे से खिताब भी कर रहे हैं, जबकि ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों पर यह इलेक्शन होगा और कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी हवाले से हमारा आज का सवाल भी यही है कि ज़िमनी इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक हुकूमत की तमाम अपीलें और दरख्वास्तें तो मुस्तरद हो चुकी हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन का 16 अक्टूबर को ही इंतखाबात कराने का ऐलान तो कर दिया गया है और ज़िमनी इलेक्शन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप क्या समझते हैं, किसको होगा, हुकूमत को या फिर PTI को? मुहिम तो भरपूर चलाई गई है PTI की जानिब से। इम्तियाज़ गुल साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इलेक्शन जो होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, आप क्या समझते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुकूमती इत्तेहाद को होगा या फिर PTI को? जी, अब हम रुख करेंगे ज़ैगम खान साहब की जानिब। शायद कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से उन्हें आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। ज़ैगम साहब, आपसे बात करूंगी। आप कहिएगा कि ज़िमनी इलेक्शन का जो ये मार्का होने जा रहा है और जो कि अब मुकर्ररा वक्त पर ही होगा, हुकूमत की जानिब से जो भी अपीलें की गई थी वो तो मुस्तरद हो चुकी हैं, तो आप क्या समझते हैं फ़ायदा किसको होगा, हुकूमत को या फिर PTI को? फ़ायदा उसको होगा जिसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अब देखते हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अगर आप इस वक्त का मंजरनामा देखें, इस वक्त सूरत हाल ज़ैगम साहब, वो तो जाहिर है जब नताइज सामने आएंगे तो फ़ायदा तो वाकई उसी को होगा जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक, क्योंकि हुकूमत तो बिल्कुल कोई मुहिम चलाते हुए दिखाई ही नहीं दी। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप इस वक्त की सूरत हाल देखें तो लगता है कि PTI एक पॉपुलैरिटी की वेव राइड कर रही है और पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें जो कामयाबी हुई थी उसमें एक तासुर ये उभरा है कि PTI अगले इलेक्शन के लिए नाकाबिल शिकस्त हो चुकी है और वो आसानी से अक्सरियत हासिल कर सकती है अगर जल्दी इलेक्शन हो। ये एक अमूमी तासुर है और ये वो तासुर है जो PTI भी दे रही है और अक्सर ऑब्जर्वर्स भी दे रहे हैं। इस सूरत हाल में अब देखना ये है कि कितनी सीट्स PTI लेती है, और क्योंकि इसमें अहम बात यह है कि इमरान खान खुद मैदान में उतरे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और जाहिर है वो बहुत बड़े लीडर हैं। अब अगर 8 सीटों में से वो 7 ले जाते हैं तो इसका मतलब है वो तासुर मज़ीद मजबूत हो जाएगा। जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पैदा हुआ था और PTI बहुत मजबूत हो जाएगी, अगले इलेक्शन के लिए उसको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो 3 सीट्स भी हार जाते हैं तो उस सूरत हाल में अगर 5-3 पर बात चली जाती है या 3 से ज़्यादा वो लूज़ कर देते हैं तो मेरा ख्याल है जो मोमेंटम उन्होंने गेन किया है और जो एक तासुर है कि वो इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं और PTI नाकाबिल तस्खीर है, उस तासुर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और मैं समझता हूँ इसी चीज़ पर बारगेन करते हुए, इसी मंजरनामे को जहन में रखते हुए जो इस वक्त की हुकूमत है उसने मुंतखब हलकों में MNAs की जो उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे उनको सेलेक्टिवली कबूल करते हुए उनका रास्ता इलेक्शन का हमवार किया। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे बात करना चाहूँगी। आप कहिएगा कि इमरान खान की जानिब से बयान ये बनाया जा रहा है कि इलेक्शन को जहाद की तरह लड़ें और जहाद की तर्ज पर समझकर इसे बाहर निकलें और वोट डालें। आप क्या समझते हैं उनका ये बयानिया कितना फ़ायदेमंद साबित होगा और वाकई ही PTI को इस इलेक्शन से फ़ायदा होगा? देखिए, बयानिया तो उन्होंने गुज़िश्ता 5-6 महीने में अपना वाज़े बना लिया था और वो था कि मौजूदा निज़ाम में जो आम आदमी के काम नहीं आता बल्कि महज एक महदूद अशराफिया की एक महदूद तादाद है जो हर हाल में बहरहाल प्रिवेल करती है। तो वो एक बयानिया ऐसा है कि आम लोगों के जहनों में जो कि बेचारे अदालतों में, सरकारी दफातर में रगड़े खाते हैं, और उन्होंने उसको कबूल कर लिया है। अब वो किस हद तक ज़िमनी इंतखाबात में ट्रांसलेट होता है
ये इस मौके पे कहना मुश्किल है, कतई नज़र इसके कि वो 3 सीटें जीते हैं, 4 जीते हैं, 6 जीते हैं। बुनियादी इशू जो उन्होंने लोगों के दिलों में, दिमागों में डाल दिया वो ये कि जो मौजूदा निज़ाम हुकूमतकारी है वो बुनियादी तौर पे बरतानवी साम्राज्य का छोड़ा हुआ 19वीं सदी का निज़ाम है, जिसमें ब्यूरोक्रेट, चाहे वो फौजी या सिविल है, उसको ज़्यादा ताकत हासिल है और उसको आम आवाम के दुख दर्द मसाइल से ज़्यादा सरोकार नहीं है, और आवाम के पैसों पे, आवाम के मसाइल पे पलने वाला एक निज़ाम है। लिहाजा असल इम्तिहान जो मेरा अपना ख्याल है वो होगा आम इंतखाबात के दौरान। परसेप्शन जो मर्जी उसको कह लें, लेकिन वो जहाँ भी जा रहे हैं इमरान खान साहब, उनके पीछे बेशुमार लोग आ रहे हैं। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, देहातों में चले जाएं, जहाँ पे एक टेबल पे 4, 8, 10 लोग बैठे होते हैं, उसमें से गालिब अक्सरियत उन्हीं के हक में बात कर रही होती है, या फिर बुग़्ज़ मुआविया में, यानी जो मौजूदा निज़ाम से जो लोग मायूस हैं उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, चाहे हमारा अदालती निज़ाम है, चाहे हमारा सर्विसेज सेक्टर है। सो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ना तो पीटीआई को ना उसके रहनुमाओं को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत इन इलेक्शन से वाबस्ता करनी चाहिए। हमें मालूम भी नहीं है कि 100% ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट भी होता है कि नहीं। लिहाजा इस वक्त एक हकीकत ज़रूर है कि लोग जोक दर जोक जहां भी इमरान खान जाते हैं उनके पीछे आ रहे हैं। अच्छा, इस्माइल कासिम साहब, आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर ना सिंबलिज्म की बड़ी अहमियत होती है। तो 16 अक्टूबर के जो इलेक्शंस हैं, इसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। कुछ होगा नहीं होगा, देखिए जो भी बड़ी खूबसूरत बात की गई कि अगर खान साहब का जो मोमेंटम बना हुआ है, अगर वो अपनी 2, 3, 4 सीट्स अगर हार जाते हैं तो उनको थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। बट देन अगेन अगर वो ही एंड्स अप विनिंग ऑल द सीट्स जहाँ पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वो वाव फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर सवालिया निशान रहता है हमेशा से इलेक्शंस के ऊपर, ट्रांसपेरेंट होंगे नहीं होंगे, धांधली होगी नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा से मैंने इसके ऊपर कभी भी डिबेट नहीं की, और मैं कहता हूँ यार जिनको लेके आना है वो ले आएंगे, तो इसके अंदर मैं क्या कमेंट करूँ। बट 17 जुलाई के बाद जो हमारे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन है, उसके बाद से मेरी परसेप्शन चेंज हुई है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार अगर कुछ हो भी रहा हो तो ऑपोजिट रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब को ब्रीच करना, जो कि फोर्ट्रेस था, किला था, वो एक बहुत बड़ी बात थी पीटीआई के लिए। क्योंकि नून लीग जो थी, नून लीग तो खेलती पंजाब के ऊपर, पंजाब की बड़ी अहमियत है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर पीटीआई पंजाब का फोर्ट्रेस ब्रीच कर लेती है तो नून तो कहीं नहीं रखती। इसीलिए देख लें अभी कैंपेन कोई नजर नहीं आ रही। मैंने कल भी जिक्र किया था, हो सकता है क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए मरियम लंदन चली गई हो कि कैंपेन ही ना करो, अगर हार गए तो कहेंगे हमने तो कैंपेन ही नहीं की थी। बट देन अगेन अगर ये सारी सीट्स जो है वो पीटीआई ले जाती है, तो जो मोमेंटम उनको मिला हुआ है, जो स्ट्रीट पावर उनके साथ है, जो लॉन्ग मार्च की वो बार बार एक बार धमकी देते हैं या कुछ भी कह लें, याद दहानी कराते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो उसको कितनी ज्यादा मोबिलाइजेशन मिल जाएगी। अवाम को चेंज चाहिए। खान साहब ने बहुत अच्छा खेला है, नून लीग बैकफुट पे है, और ये परसों का जो है सिंबॉलिकली जो है मेक और ब्रेक सिचुएशन है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेती हूँ उनकी क्या इस हवाले से राय है। हाफिज साहब, आप कहिएगा कि ज़िमनी इलेक्शन का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? हुकूमत तो कोई मुहिम करती दिखाई नहीं देती, पीटीआई ने भरपूर मुहिम की है, तो आप क्या समझते हैं अगर वो जीत जाती है तो उसका फायदा वाकई होगा पीटीआई को, और हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है? हाफिज साहब बताइएगा इस हवाले से। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन जो पिछले थे उसमें तो नून ने नून को हराया है। आप रिजल्ट निकाल लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि नून के जो लोग थे उन्होंने, जो नए लोग आए जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा, उनके लिए कंपेन भी नहीं की, उनके लिए वोट भी नहीं मांगे, और अल्टीमेटली वो हार गए। और वहां से पीटीआई की सीटें भी पीटीआई जीत गई, कुछ उसमें से 3-4 सीटें नून भी ले गई। इस बार जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है उस तरह की नहीं होगी। रिजल्ट जो है वो कुछ हलकों के तो बड़े टफ है, बहुत मुकाबला है। कुछ जगहों पे जहाँ कंपेन नहीं है और या बहुत आपको नजर आता है कि इंटरेस्टेड नहीं है नून लीग के लोग या पीडीएम के लोग, वहाँ पॉसिबल है। लेकिन ये जिस तरह पेशावर है या खैबर पख्तूनख्वा के जो जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, मौलाना कासिम का इलेक्शन है, और इसी तरह पंजाब में ननकाना है, फैसलाबाद में भी बहरहाल मुकाबला होगा, ये नहीं इतना आसान नहीं होगा। तो ये रिजल्ट के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या सूरत हाल रही।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई जो है उसने भरपूर अंदाज से अपनी कैंपेन को चलाया है। खान साहब पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, चूंकि कोई लीडर नहीं है जो कैंपेन चलाए आकर, वो नून लीग के लिए एक और पीडीएम के लिए एक मसला बहरहाल है। मरियम चली गई हैं, वो यहाँ नहीं है। वो निकलती थी तो बहरहाल एक मुकाबले की फिजा बनती थी। और बाकी लोकल क़यादत है, लेकिन अगर लोकल क़यादत के साथ कुछ सीटें जीत लेती है पीडीएम जो है, तो फिर ये खान साहब के लिए भी एक सोचने की बात होगी। एक तरफ खान साहब हैं, दूसरी तरफ फैसलाबाद में आबिद शेर अली, सलाल चौधरी नजर आ रहे हैं। हम पिशावर में देखते हैं, वहाँ पर लोकल क़यादत है। उधर जो है वली खान को देखते हैं। तो ये 16 की शाम को क्लियर होगा कि क्या सूरत हाल रही है। जो ज़िमनी इलेक्शन थे पिछले, मैं बड़ा उस पर क्लियर हूँ कि वो नून ने नून को हराया है और वह पीटीआई की सीटें थी वो, और वहाँ पर नून का इख्तलाफ जो था वो भी वाज़ेह और क्लियर था। इसमें पता चलेगा। बहरहाल ये सीटें तो पीटीआई जीती हुई है, लेकिन क्या इसमें कितनी मेहनत होती है, क्या सूरत हाल होती है, जी बिल्कुल। ये सूरत हाल तो जब ये मुकाबला उसके नताइज पर ही वाज़ेह होगा कि क्या सूरत हाल सामने आती है। और हमारे एक्सपर्ट्स ने इस हवाले से राय दी। ब्रेक क्या लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि वज़ीर ख़जाना के मुल्क से बाहर जाते ही डॉलर ने फिर से आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और रुपए की कदर कुछ कम होती दिखाई दे रही है। और इस पर हमारा सवाल होगा कि क्या वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF से कोई रिलीफ ले पाएंगे या नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होगी। वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बैरून मुल्क जाते ही डॉलर ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और रुपए की कदर कुछ कम होती दिखाई दे रही है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है और सर मुबादला के ज़खायर भी 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतादिद अशिया ज़रूरिया भी महंगी कर दी गई हैं, जबकि सब्जियां भी अवाम की पहुंच से मुसलसल दूर होती दिखाई दे रही हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम मुश्किलात का शिकार है। ताहम वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अमेरिका में IMF और आलमी बैंक के हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं और उनसे मुकर्रर करदा अहदाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जा रही है। गवर्नमेंट की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मेरा सवाल ये है कि क्या इसहाक डार IMF से कोई रिलीफ ले पाएंगे, कोई अवाम के लिए रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, ताज़ा तरीन खबर वाशिंगटन में IMF के हेडक्वार्टर से यही आई है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने तो उनसे मुलाकात नहीं की, इसहाक डार साहब से। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अलबत्ता उनसे ज़रूर मिली। जो रस्मी बातचीत हुई उसमें इसहाक डार साहब से यही कहा गया कि पाकिस्तान ने जो वादे किए हैं हालिया कर्जे के प्रोग्राम के तहत, यानी आपने बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ानी हैं, पेट्रोल की कीमतें और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो आपने बढ़ानी है, गैस की कीमतें, और ये सारा सिलसिला दिसंबर तक अभी चलना है। तो उनसे ये कहा गया कि जो वादे आपने किए हैं वो वादे आप पूरे करें। और उसके अलावा अगले महीने 20-21 तारीख को सही हो गया, उनसे कहा गया है कि वो वादे पूरे करेंगे। ज़ग़म साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आपकी क्या राय है? देखिए, रिलीफ का मतलब होता है सब्सिडी। IMF ने बिल्कुल वाजे कर दिया। उनके जो सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के डायरेक्टर हैं जिहाद आजूर, उन्होंने बयान भी दे दिया, पाकिस्तान को कहा कि आप सब्सिडीज़ ना दें। और मैं इत्तफाक करता हूँ, गुज़श्ता जो माली साल था उसमें सब्सिडी के हाथों पाकिस्तान की मईशत दोबारा क्राइसिस में चली गई। लेकिन पाकिस्तान को इजाफी लोन ज़रूर मिलेगा, IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, ADB से भी और दूसरे इदारों से भी। जिस तरह से पाकिस्तान का जो इस वक्त का बड़ा बहरान है, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसको ज़रूर कम करने में मदद मिलेगी। बाकी मईशत में जो सहूलत आएगी वो बैनुल-अक़वामी हालात पे बहुत डिपेंड करती है कि कमोडिटी प्राइसेस किधर को जाती हैं। इस्माइल कासिम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मुस्तकम रहता है। देखिए, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो तो यही है कि रीनेगोशिएट हो जाएगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फ्लड्स के अंदर जितनी बुरी डेवस्टेशन हुई है
वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड जो है वो एक्सेप्ट करता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम तो विक्टिम्स हैं उसके अंदर, हमारे साथ तो ज़्यादती हो गई है। बिलावल भुट्टो ने एक फ्रेंच टीवी को इंटरव्यू देते हुए बड़ी क्लियरली बात की थी कि जो भी IMF के साथ निगोशिएशंस हुई थी, दे ऑल गॉट वॉश्ड अवे, वो सारी बह गई हैं पानी के साथ ही, तो अब वी नीड टू रीनेगोशिएट। तो वो बड़ा अच्छा पॉइंट है उनका, उसी को लेके खेला जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो हाईलाइट किया अच्छा है, हो सकता है हो जाएगा। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? हेलो हाफिज साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इसहाक डार जो कि इस वक्त मुज़ाकरात किए गए हैं और कहा जा रहा है कि कामयाब हो गए हैं, इस वक्त वहाँ मौजूद है अमेरिका में, आप क्या समझते हैं कि रिलीफ लेने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, डार साहब जो हैं वो माशाल्लाह एक तजर्बाकार आदमी हैं और उनका तजर्बा फाइनेंस के मामले में, वो पहले भी चूंकि वजीर खजाना रहे हैं, तो उनके आने के बाद जिस तरह डॉलर नीचे आया है तो तवक्को की जानी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ कौम के लिए वो रिलीफ लेकर आएंगे। और कोशिश तो उनकी यही होगी, जो मौजूदा हालात हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद उनके लिए ये इम्तिहान भी है। जी बिल्कुल, तो अभी जी बिल्कुल। हाफिज महमूद अशरफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी राय हमने ली, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।